नमस्कार। प्रत्यक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं निकेंद्र शेखावत फिर से आपके लिए इस क्लास में। कल हमने महाराणा कुंभा देखा, आज हम मेवाड़ के ही एक और हीरो, एक और शासक महाराणा सांगा की बात कर रहे हैं। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे अपन। चलिए, महाराणा सांगा के बारे में नॉर्मल परिचय जो हमेशा की तरह आपको पता होना चाहिए। पहली बात, पिताजी कौन, महाराणा सांगा के पिता कौन। तो कल मैंने आपके कुंभा के एक पुत्र का परिचय करवाया था, रायमल सिसोदिया। यानी मैं यूं कहूं, दादा महाराणा कुंभा। ठीक है। माता रतन कंवर, माता जी कहलाती है रतन कंवर। चलिए, और कोई परिचय? भाई थोड़ा सा परिचय याद रखना है इसमें, ये जो आगे अपने काम भी आएंगे। एक भाई है पृथ्वीराज सिसोदिया, और एक भाई है जयमल सिसोदिया, और एक और करा देता हूं आपको, चलो मैं, राज सिंह सिसोदिया। काम का नहीं था, राज सिंह वो ही पढ़ते हैं अपन, लेकिन भाई तो था। कहा जाता है कि रायमल जी के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, तो उस हिसाब से वे काम के अपने खुद सांगा और पृथ्वीराज और जयमल है, और कोई काम का अपना नहीं है। बात खत्म, नॉर्मल बात। ओके। 1509 में राजतिलक 1509 में हुआ है, उसमें कोई समस्या नहीं है। दादा पिता सब पता चल गया अपने को। आगे बढ़ते हैं अपन, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सांगा का जो राजतिलक, इससे रिलेटेड बातें करते हैं थोड़ी सी। कितने भाई हैं? एक है पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। एक है जयमल, फिलहाल तो अपने को जिनसे काम है वही, और अपना सांगा खुद। रायमल जी को इन्हीं में से कोई सी को चुनना है, नेक्स्ट राजा मेवाड़ का धनी, इन्हीं में से किसी को चुनना है। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि सांगा छोटा ही छोटा है सबसे। राजपूतों का नियम कहता है ज्येष्ठ पुत्र ही बनेगा। ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया प्रबल दावेदार है इस समय बनने का। पृथ्वीराज सिसोदिया न केवल दावेदार है, बल्कि एक बहादुर योद्धा, वो सारे गुण जो एक राजा में होने चाहिए, वो सारे गुण इसके अंदर है अभी भी। ओके। अगर मैं पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करूं, इसको खुद को अलग से कहा भी जाता है द फ्लाइंग प्रिंस। फ्लाइंग प्रिंस, हिंदी में आप कहते हो उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार, क्योंकि ये सैनिक अभियान इतने फास्ट करता था, लोग सुनते थे कि आज पृथ्वीराज कहां है, कि आज पृथ्वीराज पाली, अब सोजत, अब राजसमंद, अब जोधपुर, अब मेवाड़, अब जालोर, अब सिवाना, अब डूंगरपुर, अब बांसवाड़ा, अब प्रतापगढ़। इतने फास्ट करता था तो लोग उसको कहते थे ये तो उड़ता है, उड़ना राजकुमार है, द फ्लाइंग प्रिंस। याद रखें इस बात को। चलिए, बढ़िया बात। जयमल को कोई ऐसा कुछ खास कहते नहीं, सांगा के बारे में तो अपने को पढ़ना ही है। अब स्टोरी को थोड़ा सा कहीं और ले जाता हूं। एक जगह है टोडा, टोक के पास एक जगह है टोडा। कहां पे जगह है? टोडा। और यहां का जो शासक है उसका नाम है सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी। ओके। अब इस टोडा पर अजमेर में मुस्लिम कास्ट के शासक हुआ करते थे, उन्होंने कब्जा कर लिया इनसे, टोडा छीन लिया इससे, और सुल्तान सोलंकी को फाइनली शरण मिलती है रायमल जी के पास, यानी मेवाड़। ठीक है, रायमल जी भी इनको रख देते हैं।
अब सुल्तान सोलंकी खुद ऐलान करता है, क्योंकि अपना वापस राज्य किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, है ना। खुद ऐलान करता है और उसकी एक बेटी होती है, उस बेटी का नाम होता है ताराबाई। कौन सी बाई? ताराबाई। कि जो भी मुझे मेरा राज्य वापस दिलवा के देगा, मुझे टोडा दिलवाएगा, मैं उससे मेरी बेटी का ब्याह करवा दूंगा। ठीक है। जयमल उसी समय दरबार में खड़ा था, बोला कि मैं दिलाऊंगा। हाथों तो ऊपर कर दिया, मैं दिलाऊंगा, मैं। हाँ, राजकुमारी बड़ी सुंदर थी बस, आप देखते ही हाथ के। सबने कहा ठीक है भाई, जयमल दिलाएगा तो दोनों की सगाई तय कर दो। दोनों की सगाई कर दी। ओम मंगलम पुंडरीकाक्षम भगवान विष्णु स्वाहा स्वाहा। सगाई हुई रे, रोका, है ना। हाँ, सगाई हो गई, दोनों फोन पे बात करने लग गए, है ना। सगाई हो गई। अब समय बीतता गया अपने हिसाब से। पृथ्वीराज, आप बोलोगे कि पृथ्वीराज ने ही टोटा दिया कि किसी ने दिया, वो बात की बात करेंगे अपन। तो आगे बढ़ते, इस कहानी को आगे बढ़ाते। एक दिन जयमल को ऐसे दोस्तों ने कह दिया कि और भाई क्या हाल चाल है, भाभी जी का क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है। कि बातचीत होती है कि नहीं? यार इतनी बातचीत तो नहीं होती। यार सगाई हो गई, सगाई आधा विवाह होता, बात क्यों नहीं करता? जयमल शाम को 2-3 पैग लगा के सीधा पहुंच गया जहां रहते थे कौन? सुल्तान और सोलंकी थे तो मेवाड़ में, पर कहीं तो रहते होंगे ना। जाके बोला ताराबाई को देखना है, ताराबाई को देखना है, ताराबाई को देखना है, ताराबाई को देखना है। सोलंकियों ने समझाया, अजी कुंवर सा होने वाले जवाई सा, अजी दामाद जी, अजी मान जाओ ना, अभी तो आसमान के तारे देखो, ब्याह हुआ नहीं अभी तक, अभी तो मुश्किल है। मेरे राज्य में रह के आप मुझे ही मना कर रहे हो। ईगोइस्ट आदमी होता ही है। जयमल को गुस्सा आ गया। जयमल और इन सुल्तान सोलंकियों के कुछ 2-4 आदमी और हुआ करते थे, उनमें झड़प हुई, आपस में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में जयमल देश के काम आ गया। हम लिखेंगे सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा गया, या सोलंकियों ने मार डाला। हाँ या ना? हाँ जी, काम खत्म। अब हालांकि रायमल जी ने फिर भी सुल्तान को कुछ नहीं कहा कि नहीं भैया, अपना बेटा निकम्मा था, नालायक था, है ना, सुल्तान जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनको यहीं रखेगा, सभी को यहीं रखा। बात खत्म। और सुल्तान फिर टेंशन में आया, महाराणा आपने तो माफ कर दिया, मेरे तो आई टेंशन। ठीक है, अब मेरी बेटी से ब्याह कौन करेगा और मुझे टोटा कौन जिताएगा? तब वो पृथ्वीराज बोला, मैं हूं। अब तो भाई जी बचे हैं और कोई है ही नहीं। अपना साला इन मामलों में इंटरफेयर ही नहीं करता था, इंटरेस्ट ही नहीं रखता था। नहीं बचा, अपने तो गड़बड़ है, किसी की लुगाई नहीं चाहिए अपने को तो, है ना। साला इंटरेस्ट नहीं रखता था। तो पृथ्वीराज बोला मैं और बचा। पृथ्वीराज ने क्या बोला, उसने वो करके दिखाया। क्या दिखाया? एक ही दिन में, कितने दिन? एक ही दिन में, पूरे एक ही दिन में टोडा ने क्यों टोडा जीता? वह अजमेर विजय कर लिया इसने, अजमेर विजय कर लिया, अजमेर विजय कर लिया, अजमेर विजय कर लिया। अब मैं कहानी पे जाता हूं आपको। अजमेर दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहते हैं? अब दिमाग लग गया होगा आपका सबका आराम से, है ना। फाइनली ताराबाई से विवाह करने में सफल हुआ होगा और यहाँ पे रखा होगा इसको, इसलिए ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर दिया गया। बात खत्म हुई, ठीक है ना। तो ये बात छोटी सी यहाँ पे विवाह से रिलेटेड बात थी, इसलिए इसको उड़ना राजकुमार भी कहते थे। लेकिन समस्या तो अभी भी वैसी की वैसी है ना। अभी भी उत्तराधिकारी फिक्स नहीं हुआ है। मेवाड़ पे राज कौन करेगा? तो रायमल जी के जिंदा समय की बातें थी, 2-4 मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया उग्र एकदम, मैं हूं, वो तो तलवार ऐसे बीच में रख के और इसके चारों ओर ऐसे घूम जाता था, ठीक है ना, ऐसे घूम जाता था और बोलता था, मैं तो मेवाड़ पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, मैं तो मेवाड़ पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जयमल बोल रहा है कि मैं भी कम नहीं हूं क्या? फिलहाल मैंने आपको इतना बताया कि जयमल तो सोलंकियों से मारा गया, एक दावेदार खत्म, बचा कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की भी एक समस्या, इन्होंने सिरोही के एक व्यक्ति है जगमाल देवड़ा, जगमाल जी को अपनी बहन का विवाह करवा रखा है, और जगमाल जी बहन को परेशान करते थे, इनकी बहन को मारते पीटते थे, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी महिला, ठीक है। भाई को पुकारेगी, भाई को बोलती है बहन ने फोन करके, भाई गया, भाई ने जाके बोला जीजो सा आज तो मार दियो, आज के बाद हाथ उठा लियो ना, देख ठीक नहीं रहेगा, टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। जीजो सा को लगा था, प्रसिद्धि थी इस बंदे की, सच में कोई गड़बड़ कर देगा, उस समय तो मान गया, लेकिन बदला अंदर ही अंदर और कहा कि सुबह जाने के लिए तैयार हुआ कि नाश्ता करके जाओ, नहीं जल्दी में हूं, कि चलो तुम्हारी बहन ने लड्डू दिए, ये तो खा लो, ये तो खा लेना रास्ते में,
ठीक है, उन लड्डुओं में जहर था और जहर की लड्डू खाने से या जहर की गोली खाने से मारा गया। हम कह सकते हैं जहर से मारा गया। कौन कौन मारा गया? जहर देने से इसकी भी क्या होगी? मृत्यु होगी। पृथ्वीराज सिसोदिया की भी जहर देने से मृत्यु होगी। हाँ या ना? अब सुनो एक बात, ये तो था जो हुआ। क्या होता था? पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा, रायमल जी अपने जिंदा रहते उत्तराधिकारी तय ही नहीं कर पाए, किसको बनाऊं किसको बनाऊं किसको बनाऊं। और इन तीनों में प्रतिस्पर्धा रहती थी कि मैं बनूं मैं बनूं मैं बनूं। इसलिए ज्योतिष के पास जाते, हाथ दिखाते और बोलते कि बता भाई कौन बनेगा। ज्योतिष हाथ देखता, बोलता सांगा का प्रबल योग बन रहा है, भाई साहब सांगा बनेगा। एक तो छोटा, इनका नाम लेता नहीं वो, और ये दोनों भाई सांगा को बचपन में फोड़ते जचा के मारते भाई साहब। तो सांगा बचपन में पिटता था। जवानी हुई, वही जवानी में प्रतिस्पर्धाएं रही। जवानी में फिर ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष ने फिर हाथ देखा, ज्योतिष बोला सांगा का प्रबल योग है भाई साहब, सांगा को फिर मारो। सांगा कहते हैं कि बच्चों यहां से मारपीट सहता रहा और कहते हैं कि भाइयों ने प्रहार करके सांगा की एक आंख फोड़ दी। सांगा काना हो गया। क्या हो गया? काना हो गया साहब। सांगा की एक आंख फोड़ दी। आया ना? तो किससे बच रहा है? भाइयों से बचा, भाइयों से बचकर एक गांव है, एक जगह है नागौर में, सेवंतरी। कौन सी जगह पहुंचा? सेवंतरी नाम की जगह पहुंचा और वहां पे अपने कोई प्राण बचाने की कोशिश की। इस सेवंतरी गांव में एक बंदा था, नाम था जेतमल बीदा। बीदा जेतमलोत कहते हैं इसको, वैसे जेतमल बीदा भी कह सकते हो। बीदा जेतमलोत, जेतमल का बेटा था इसलिए बीदा जेतमलोत हो गया। जेतमल का बेटा बीदा था। वो था, एक मंदिर की बात है ये, एक मंदिर में रुका, ये भी वहीं रुका हुआ था। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है क्या? क्या सांगा जेतमल बीदा को जानता है? नहीं जानता। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। और सांगा ने कहा देख भाई मेरे भाई आ रहे हैं पीछे पीछे, मुझे मारने के लिए, बताना मत, यहाँ छुप रहा हूं मैं। तो चल ठीक है छुप जा। दोनों भाई आए, उन्होंने पूछा कि अरे एक आदमी आया था क्या काना सा? नहीं आया भाई साहब, यहाँ तो कोई नहीं। फिर दोनों भाइयों को लगा कि इसको पता है फिर भी नहीं बता रहा है, और दोनों भाइयों ने इससे लड़ाई करना चालू किया। पर इस बंदे ने पता एड्रेस कुछ नहीं बताया। हाँ या ना? पता एड्रेस कुछ नहीं बताया और एक अनजान आदमी की जान बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है ना? सांगो भोग चित्रकूट, सिर बिदा सठ है, सिर बिदा सठ है कि बिदा ने सिर दिया है। इस वजह से सांगा आगे जाके चित्रकूट यानी चित्तौड़ पे शासक बनने में सफल हुआ है। तो बिदा सांगा को बचाते हुए शहीद हो जाता है। ध्यान रख लेना यहां पे। सांगा यहां से फिर भागता है और भाग के अजमेर में शरण लेता है। कहां पे लेता है? अजमेर में शरण लेता है। अजमेर में शरण लेता है और यहां पे इसका एक मित्र होता है करमचंद पंवार। कौन सा पंवार? करमचंद पंवार के पास। करमचंद पंवार इसको छुपाता है, अज्ञातवास पे ले जाता है, यानी ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। फाइनली हम कहेंगे सांगा ने अजमेर में शरण ली और किसके पास ली? करमचंद पंवार के पास शरण ली। ये चल रहा था। अब वापस स्टोरी पर आओ। कौन सी स्टोरी पर? वापस स्टोरी पर अपने वाली पर आओ। क्या हो? जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, क्रॉस। ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया जहर की गोली खाने से मारा गया, क्रॉस। ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले राज सिंह नाम का एक बेटा और बताया था, कहते हैं कि वो निकम्मा था, सामंत नाराज थे उससे, इसलिए क्रॉस। ठीक है। एक कहते हैं कि रायमल का ही भाई था राग सारंग देव, रायमल का भाई, इनका भाई नहीं है ना, वो दावेदारी बता रहा था अपनी, इसलिए वो भी मर गया युद्ध के अंदर, वो भी क्रॉस। बचा कौन? सांगा, है ना। बे माता सही बोलती है रे, है ना। बे माता यानी विधि का विधान, जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो सही बोलता है और सत्य भी हुआ इस बात को। तो फाइनली अब रायमल जी ने संदेश भिजवाया अजमेर कि कोई नहीं बचा भैया, आप आओ और राज्य ग्रहण करो। तो सांगा का राज तिलक होता है और सांगा राजा बनता है। ये सांगा के राजा बनने के पहले की बातें बताई है मैंने, जो बताई है। ठीक है भैया। अब सांगा राजा बन जाता है, सांगा राजा बन जाता है। सांगा में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं बिल्कुल साफ साफ कर देता हूं आपको, है ना। सांगा के समय दिल्ली, ओके, गुजरात, क्योंकि आपके लिए लाभदायक है कि सांगा का सिर्फ राजनीतिक जीवन ही है। सांगा ने कोई निर्माण कार्य ऐसा कुछ कराया नहीं है जिससे
उनके आगे कुछ जैसे कुंभा में है वैसे आगे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सांगा के जीवन में लड़ाइयां हैं तो ये मैन 3 तो देश के अंदर ही है। फाइनली एक विदेशी आदमी आएगा अभी, उससे भी लड़ेगा, वो बाबर जिसके बारे में अपन कहते हैं, वो भी लड़ाई कराएंगे। फिलहाल 3 से संघर्ष तो है ही है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में एक बात याद रखनी है छोटी सी, है ना। मैं नाम लिखते जा रहा हूं, आप समझिए इस चीज को। कई बार एग्जामिनर क्या है कि यहां से क्वेश्चन पूछता है, आप थोड़ा ध्यान नहीं देते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है, थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। मैं 2 नाम लिख रहा हूं, ओके, यहां पे भी मैं 2 नाम लिख रहा हूं। गुजरात है क्या, गुजरात में लिखो महमूद बेंगड़ा। छोड़ के आए हैं अपन, हाँ, चंपानेर की संधि में यही था, हाँ जी। यहां पे मुजफ्फर शाह, ओके, इधर आ जाइए, नासिरुद्दीन, एक नाम लिखा है मैंने, और दूसरा नाम लिख रहा हूं मैं महमूद खिलजी सेकंड है, फर्स्ट से नहीं है। ओके, चलिए, अब मैंने आप बोलोगे सर ये 2 नाम क्यों लिख दिया आपने? सांगा का इन हर रियासतों से पंगा होगा, ठीक है, अपन बात भी करेंगे, हर जगह से इनसे बात होगी, लेकिन एक सवाल आता है कि सांगा के राज तिलक के समय, सांगा का राज तिलक हुआ 1509 से 1527 इसका कार्यकाल है, तो राज तिलक 1509 में हुआ है, ये डेट याद रखनी है। सांगा के राज तिलक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऊपर वाली डेट ये था, ठीक है, सिकंदर लोदी। सांगा का मतभेद रहा, संघर्ष रहा, सांगा का युद्ध हुआ, किससे किया? तो अपने को वो 2 बातें याद रखनी है। तो मैं नीचे वाला युद्ध के साथ युद्ध लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। युद्ध किससे? इब्राहिम से, ठीक है ना। युद्ध किससे? मुजफ्फर से। युद्ध किससे? MK सेकंड से। वो सब किसके समय थे? राज तिलक के समय, राज तिलक के समय, ऊपर वाले सारे के सारे किसके समय थे? राज तिलक के समय। बोलो हाँ कि ना? चलिए ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाए कई बार। सांगा के राज तिलक के समय गुजरात का राजा कौन था? बेंगड़ा। सांगा का संघर्ष किससे हुआ? मुजफ्फर शाह से। मालवा के समय कौन था? नासिरुद्दीन। महमूद खिलजी से संघर्ष हुआ। इन सबके संघर्ष भी अपन पढ़ेंगे, फिलहाल ध्यान रखना है कि इनसे सांगा का लेना देना चलता था। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले दिल्ली, बड़ी चीज को रहते हैं पहले, दिल्ली की बात करते हैं, सांगा की दिल्ली। हाँ जी, सिकंदर लोदी था, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु, इब्राहिम लोदी राजा बनता है और वहां से स्टार्ट होता है संघर्ष। तो 1517 से कर लेते हैं अपन। एक लड़ाई करनी है, इस लड़ाई का नाम है खातौली का युद्ध। खातौली युद्ध। चलिए भैया, पहली बात, खातौली है कहां? कोटा। दूसरी बात, ये लड़ाई किन किन के बीच में हो रही है? ये लड़ाई हो रही है मेवाड़। आक्रमण दिल्ली से हुआ है, हमने चला के नहीं किया है, ठीक है ना। आक्रमण दिल्ली से हुआ है और दिल्ली, यूं कहें इब्राहिम लोधी की तरफ से आक्रमण हुआ है, ठीक है भैया। ओके, तो सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में एक लड़ाई हुई है और हम कहेंगे इसमें सांगा विजय रहा। कौन विजय रहा? सांगा। चलिए ध्यान रखने वाली बात है, कौन विजय रहा? सांगा। ओके, अब युद्ध के परिणाम देखिए, और भी बहुत सारे परिणाम है, लेकिन एक परिणाम इंपॉर्टेंट है। सांगा का एक पुत्र है भोजराज शहीद। कहा जाता है, कई किताबें बोलती है कि भोजराज इसमें मारा गया था, है ना। आप बोलोगे सर भोजराज इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है, मीरा भाई का हस्बैंड है, मीरा भाई का हस्बैंड है, ठीक है ना। हाँ, जिनका कंपटीशन था किसके साथ? श्री कृष्ण जी के साथ, है ना। भोजराज जी कहते थे हमेशा अपने दोस्तों को, प्यारे दोस्त बोलते थे कि यार तेरी लुगाई है यार, कृष्ण जी को इतना चाहती है यार, तू आदमी हो कि तेरे को शर्म नहीं आती? तो वो क्या बोलते थे भोजराज जी पता है? अरे तू सोच, मेरी लुगाई चाहने के मामले में मेरा कंपटीशन किसके साथ है? भगवान के साथ मेरा क्या है? कंपटीशन है। चलिए, है ना, अच्छी बात है। और कोई कहते हैं कि इसमें सांगा के एक हाथ खराब हो गया था, एक हाथ के तीर लग गया था, कट गया था, कोई कहता है कि खराब हो गया था।
कैसे भी होगा, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी भी नहीं, कोई नहीं पूछेगा। सांगा इस युद्ध में विजय रहा, खातौली का लड़ाई, सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांगा कोई आगति हार अपनी बर्दाश्त कर सकता है क्या? बार बार आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा? आया, दोबारा आया, दोबारा एक लड़ाई और की, बारी, दूसरा नाम है बारी, तीसरा नाम है बांडी। अब इतने सारे नाम है तो तीसरा छोड़ी दो, बांडी तो रहने दो, क्या पता आए कि नहीं आए, पर कभी कभी देखा है का युद्ध। ठीक है, जगह कहां है? धौलपुर। जगह कहां है? धौलपुर। चलिए ये लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है? ये लड़ाई वही मेवाड़ दिल्ली, और किस किस के बीच में हो रही है ना? मेवाड़ और दिल्ली। मेवाड़ सांगा, दिल्ली इब्राहिम। इब्राहिम खुद आ रहा है? ना ना ना, इब्राहिम खुद नहीं है। मुगलों की, इन मुस्लिमों की खास बात है, खुद कभी नहीं गए ये लड़ाई में, है ना? हाँ, खुद कभी जाते ही नहीं थे। लड़ाई हुई, इब्राहिम लोदी के सेनापति है, थोड़े से इस बार याद रखने, दूसरी बार में जब आए हैं, है ना? मियां फरमन और मियां मखन, मियां फरमन और मियां मखन नाम के सेनापति। चलिए धन धनाधन, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिजल्ट तो आपको पता ही है ना, सांगा को कोई हरा सकता है क्या? कोई नहीं हरा सकता, तो विजय सांगा विजय। बोलो हाँ कि ना? सांगा ने दिल्ली की सत्ता को 2 बार हरा दिया है। ये बहुत बड़ी बात थी बच्चों। कहते हैं कि 1518 के बाद तो सांगा का चरमोत्सव काल था, उसके बाद तो सांगा आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। चलिए बढ़िया बात। सांगा के जीवन में एक और लड़ाई करते हैं अपन, और अब मैं सीधा स्पष्ट करता हूं, मालवा की तरफ लेके जाता हूं। मालवा से संबंध बताते हैं थोड़ा सा। मालवा, है ना? लड़ाई का नाम है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध। ओके भैया, गागरोन का युद्ध, ठीक है, 1519। ये लड़ाई बेसिकली सांगा की है ही नहीं, वैसे कही जाए तो, ठीक है ना? पर अपन कह देंगे थोड़ा सा, सांगा वर्सेज महमूद खिलजी द्वितीय। अब सुनो थोड़ा सा, ये लड़ाई सांगा की नहीं है, सांगा का फिर भी इसमें क्या योगदान है वो सुनो थोड़ा सा, है ना? मैं थोड़ा इधर से सुना रहा हूं आपको। चलिए मालवा चलते हैं, मालवा, है ना? मालवा में एक व्यक्ति रहता है, नाम है मेदनी राय। कौन सा राय? मेदनी राय। मेदनी राय इस समय किंग मेकर है बालकों। क्या है भैया? किंग मेकर आदमी है इस समय, है ना? यूं समझो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको? थोड़ी देर पहले ये बताया था कि मालवा ये है, नासिरुद्दीन इसके समय था और महमूद खिलजी इसके ऐसे समय था। आप यूं समझ लीजिए कि इस समय राजा आ रहे हैं, बन रहे हैं और जा रहे हैं। बनाने वाला कौन है? मेदनी राय है। बनाने वाला कौन है? मेदनी राय है, वही बनाता है, इसी की चल रही है इस समय। ठीक है भाई, चलो बढ़िया बात। इस बंदे की इतनी चल रही है, इतनी चल रही है कि इसने खुद इस साइड में अपने लिए एक जागीर ले रखी है। जागीर का नाम है चंदेरी। क्या नाम है? चंदेरी नाम की एक जागीर ले रखी है खुद की। अब फाइनली लास्ट में जब महमूद खिलजी बन जाता है और महमूद खिलजी से इसके विवाद और ज्यादा गहरे हो जाते हैं, तो महमूद खिलजी इसको निकाल देता है, और इसको निकाल देता है तो सांगा के पास आता है। ये सांगा इसको शरण देता है और सांगा इसको दूसरी जागीर देता है, गागरोन झालावाड़ वाली। आया ना? गागरोन झालावाड़ वाली, याद रखना, सांगा ने दी थी ये जागीर इसको। चलिए, अब जब ये यहां आ गया, महमूद खिलजी को पता चला, महमूद खिलजी ने अटैक किया इसके ऊपर, तब इसके ऊपर अटैक होगा तो सांगा ऑब्वियसली बीच में आएगा ही आएगा। बोलो हाँ कि ना? तो युद्ध का कारण एक्चुअली में मैं अगर आपको बताऊं कौन है, मेदनी राय है। मेदनी राय, है ना? हाँ, युद्ध का कारण मेदनी राय। ठीक है भैया, एक तो है चंदेरी इसके पास, एक है गागरोन। क्लियर हुई बातें? चलिए, लड़ाई हुई भयंकर वाली। क्या रिजल्ट निकाला लड़ाई का? परिणाम क्या निकला इसका? परिणाम नंबर 1 सांगा विजय। सांगा को कोई नहीं हरा सकता, सांगा विजय भैया। चल ठीक है, सांगा विजय। नंबर 2 दूसरा परिणाम, एमके को, महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया गया। खिलजी सेकंड को बंदी,
ठीक है, और चित्तौड़ ले, ठीक है, और वही बात बाद में छोड़ दिया। इसके बेटे को रखा, आपकी बात थोड़ा समझदारी का यूज किया, बेटे को रखा और बाद में छोड़ दिया। सांगा विजय रहा। कहते हैं कि एक सेनापति हुआ करते थे सांगा के, नाम था हरिदास जी चारण। हरिदास जी चारण, हरिदास जी चारण इस युद्ध में विजय रहे और महमूद खिलजी को बंदी बना के दरबार में ले गए थे। सांगा जी ने पूछा, अरे हरिदास जी किसको बंदी ले गए? महमूद खिलजी साहब भाग रहा था, हमने गिरफ्तार कर लिया इसको। तो सांगा जी ने कहा कि यार मजा आ गया, आपने कमाल कर दिया, पूरा मेवाड़ ले जाओ। आपसे नहीं, पूरा नहीं, आपको आधा मेवाड़ देता हूं आज से। तो हरिदास जी बोले कि महाराज हम तो गरीब आदमी है, नौकर आदमी है, आधा उदा क्या करेंगे लेके, हमें तो कोई थोड़े बहुत 12 एक गांव दे दो बहुत है। तो 12 गांव दिए थे, चारणों के गांव 12 गांव इनको गिफ्ट में मिले थे इस युद्ध के बाद। इस युद्ध में भी सांगा विजय रहा। एक बात हाँ या ना? चलो, सांगा ने देखो खातोली जीत लिया, सांगा ने बाड़ी जीत लिया, सांगा ने गागरोन जीत लिया, ठीक है। अब गुजरात के साथ सांगा का क्या मैटर रहा? गुजरात है ना, गुजरात का राजा कौन है अभी बताया था, है ना, मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह। अब अपने को सीधा एक क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है ना, सांगा का क्या लेना देना, सांगा गुजरात में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, सांगा क्यों जा रहा है गुजरात में, ठीक है। चलो मैं एक कारण बताता हूं, है ना, गुजरात संघर्ष का कारण, यही पूछेगा एग्जामिनर आपसे, याद रखना। एक जगह है भैया इडर, इडर का उत्तराधिकारी विवाद, ये कारण है। एक रियासत है गुजरात में इडर, ये याद रखना, एक रियासत है इडर। थोड़ा मैं बताता हूं देखो इडर के बारे में। इडर, ठीक है, रियासत किन की है? राठौड़ वंश की है। जी हाँ, मारवाड़ वाले कोई गए होंगे इधर उधर, तो यहाँ पे एक वंश की, राठौड़ों की एक ब्रांच है, राठौड़ों की एक रियासत है। इतना गहरा संबंध है कि जोधपुर में अगर कोई निसंतान राजा मर जाए, बाई चांस बेटा ना हो, तो इडर वालों से गोद लेते हैं। इडर में ऐसा कुछ हो जाए तो जोधपुर वालों से गोद लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल दूं, आपने मारवाड़ में एक राजा सुना होगा 1857 की क्रांति के समय, तख्त सिंह। तख्त सिंह इडर का ही था, इसीलिए तो सामंतों से इसकी बनती नहीं थी, क्योंकि यहाँ का कल्चर का आदमी मारवाड़ में सेट नहीं हुआ तो वो ठाकुर कुशाल सिंह जैसे लोग क्रांति कर गए, ठीक है। तो इधर में राठौड़ों का अधिकार था। यहाँ पे दो भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही है, एक है रायमल, एक है भारमल, ठीक है। अब रायमल क्या है? सांगा का दामाद है वैसे। अब बताओ सांगा किसका साथ देगा, तुम खुद ही बता दो, है ना। रायमल सांगा का दामाद है ना, सांगा रायमल का साथ देता है, रायमल को राजा बना देता है। तो भारमल इसके पास चला जाता है और इसको लेके आता है, इसको हरा देता है बढ़िया तरीके से, है ना। अपने को याद रखना है, यहां पे दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, रायमल को इडर का शासक बनाता है, सांगा बनाता है। दूसरी बात, मुजफ्फर शाह को हरा देता भयंकर तरीके से। हाँ या ना? मुजफ्फर शाह को हरा देता है। चलिए, ये था इसका गुजरात का विवाद, इडर के साथ इसका विवादित माम था। तो गुजरात नहीं हरा सकती, दिल्ली नहीं हरा सकती, मालवा नहीं हरा सकती, यानी अब संपूर्ण उत्तर भारत का एकमात्र कोई डॉन था तो वो कौन था? राणा सांगा, राणा सांगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब बच्चों एक आदमी का परिचय करा रहा हूं, उसका नाम है बाबर। थोड़ा सा परिचय सुन लो इसका, है ना। हाँ, बाबर अफगानिस्तान की तरफ से एक आक्रमणकारी इंडिया में घुस चुका है। इंडिया में इसकी अगर एंट्री की मैं बात करूं तो भारत पर आक्रमण किया इसने। भारत पर आक्रमण 5 बार। कितनी बार किया इसने? 5 बार। आपको पहला याद रखना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। प्रथम बार कहां हुआ था? प्रथम बार एक जगह है बाजौर, है ना, और उसी के पास में है भेरा। दोनों ही पंजाब में है, पर हमारे वाला पंजाब नहीं है, पाकिस्तान वाला पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, है ना, पंजाब पाकिस्तान। उस जगह पे इसका पहला अटैक हुआ था, ठीक है।
आगे बढ़ाइए, इसका पांचवा और आखिरी फिफ्थ आक्रमण। यह कहा जाता है कि इसने एक लड़ाई लड़ी है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा है, क्या लड़ा है, ठीक है ना। किसको हराया? ओके, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ओके। एक सवाल और पूछता है, बाबर को दिल्ली आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? यह कहा जाता है निमंत्रण दिया, ठीक है भाई, नाम है दौलत खान लोधी। कोई इसके इब्राहिम के दरबारी है, भाई बंधु है, लोधी लग रहा है आगे, और आलम खान लोधी। ये इसको निमंत्रण देते हैं। एक्चुअली में इनका उद्देश्य था कि अब तक जैसे मोहम्मद गोरी लूटपाट करके चला गया था, ये भी आएगा लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन इसने आते सबसे पहले इनको सटाया, है ना। जो मेरे नहीं हुए वो अपने राजा के नहीं, वो मेरे क्या होंगे, तो बाबर ने इनको सटा दिया। अब मुझे ये बताइए, बाबर की इंडिया में ये सब कुछ कर चुका है ये, बाबर के सामने अब चुनौती कौन है? बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राजपूत सांगा, और सांगा के साथ अब बहुत सारी चीजें जुड़ने लग गई है। कर्नल टॉड कहता है कि 4 राजा 9 राव 104 सरदार सांगा के साथ हाथ बांधे खड़े रहते थे, कर्नल टॉड ये कहता है। तो सांगा की वर्चस्व बढ़ रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि सांगा उत्तर भारत में हिंदू राज्य की स्थापना कर पाएगा, ऐसा लोगों को लगने लग गया था। तो लोग जुड़ने लग गए थे इनके साथ, और बाबर को भी लग रहा है कि अब मेरा संघर्ष होना स्वाभाविक है इसके साथ। तो बाबर के बारे में पहला आक्रमण ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अब बाबर के साथ जो लड़ाई होनी है उसकी पटकथा ऐसे लिखी जाती है। पहले मैं एक पटकथा के लिए एक लड़ाई करा रहा हूं, बयाना का युद्ध। चलो लड़ाई बाद में कराऊंगा, पहले एक चीज और कराता हूं मैं, छोड़ो पहले इसको। बाबर से युद्ध के कारण। ओके, क्या कारण रहे होंगे? नंबर 1, बाबर व सांगा की महत्वाकांक्षा। देखो, अब तक राजस्थान में जो अटैक हुए आपने कभी पढ़े भी हैं, तो आपने ये देखा होगा कि सामने वाले अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति, महत्वाकांक्षा, सामने रतन सिंह, इनकी तो नहीं थी ना, अमीर की। ये तो नहीं चाहते थे ना कि हमारा दिल्ली पर अधिकार हो, लेकिन यहां पर इन दोनों की विस्तारवादी नीति है। बाबर चाहता है मेरा अधिकार हो, सांगा चाहता है मेरा अधिकार हो, यहां पे अपना बराबर है। सांगा खुद अपने महत्वाकांक्षा रखता है, विस्तारवादी नीति रखता है, तो दोनों की विस्तारवादी नीति ही इस युद्ध के लिए उत्तरदायी है, माना जाता है। ओके डन। ओके, आगे देखो, दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर सांगा का अधिकार। बाबर जब लड़ाई कर रहा था, पानीपत वगैरह लड़ाई कर रहा था, तो सांगा ने उस दौरान 200 दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पे अधिकार कर लिया, है ना। इसे भी एक कारण है। चलिए, बाबर का आरोप सांगा द्वारा वचन भंग करना। देखो, बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा, है ना, उसमें एक आरोप लगाता है कि सांगा ने अपना प्रोमिस तोड़ा है। अब कैसे? वो कहता है कि बाबर और मेरे और सांगा के बीच में एक बात तय हुई कि मैं इधर से दिल्ली पे अटैक करता हूं, इब्राहिम को हराता हूं, और तू इधर से आगरा पे अटैक कर, हम आगरा तू ले लेना, दिल्ली मैं ले लूंगा, ये समझौता हुआ था। मैं उसकी बात मान के इंडिया में आया,
आके मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसने नंबर मेरे ब्लॉक कर दिए, मुझे फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया, मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, उसने प्रॉमिस तोड़ा है, वचन भंग किया है, इसलिए मैं उस पर आक्रमण कर रहा हूं। बाबर की ये पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन अन्य सोर्सेज में कहीं नहीं मिलता है ऐसी बातें। तब हमें पता चलता है बाबर यहां पे खुद को सिर्फ जस्टिफाई कर रहा है, बाबर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे देखते हैं। राजपूत व अफगान गुट का गठबंधन। चलिए, बाबर ने पानीपत जीता, किनको हराया? अफगानों को हराया। तीसरी सत्ता, लास्ट सत्ता दिल्ली सल्तनत अफगानों के पास थी, ठीक है ना, अफगानों को हराया। अफगानों को जब हराया, अब देखो कोई आदमी हार जाते हैं तो आसानी से हार थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे वो। तो जो बाकी के बचे हुए अफगान थे वो इकट्ठे होने लग गए, उनको लगा सांगा लड़ ही रहे, हम उनके पास चले जाते हैं। अब राजपूतों को और अफगानों का गुट बनने लग गया था। बाबर ये नहीं चाहता कि ये गुट ज्यादा बने, उसके खुद के लिए भी खतरा है। बोलो हाँ कि ना? और संभवतः है इस तरीके से ये कारण है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई होना तय था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी सी बात करते हैं। पहले एक लड़ाई है बयाना का युद्ध। फरवरी 1527, फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। चलिए, सांगा की सेना, सामने है बाबर की सेना। देखो दोनों में सांगा वगैरह नहीं है भैया, ठीक है। बाबर के थोड़े से याद रख लेना जो बयाना के किले में थे, है ना। एक का नाम है मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, एक का नाम है सुल्तान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा, ठीक है। दो सेनापति थे। इस लड़ाई में भी कहते हैं कि सांगा की सेना विजय रही और बयाना पे अधिकार, बयाना पर अधिकार, ठीक है। और इस युद्ध को कहा जाता है सांगा की अंतिम विजय है ये, सांगा की अंतिम महान विजय। जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अंतिम महान विजय कौन सी है? बयाना का युद्ध, याद रखने वाली बात है। ओके डन, ध्यान रखें। एक लड़ाई हुई थी, बयाना पे अटैक कर दिया था इधर, क्योंकि सांगा इधर से आगरा से होते हुए इधर फतेहपुर सीकरी होते हुए इधर से जा रहा है ना, और वो उधर से दिल्ली से आ रहा है, इसलिए बयाना बीच में आता है और बयाना के ऊपर लड़ाई हुई जिसमें जीत गए। चलो बहुत बढ़िया बात। अब फाइनली वो लड़ाई होनी तय है और उस लड़ाई का नाम है खानवा का युद्ध। एक किताब में 17 मार्च है, वीर विनोद के अनुसार। बाबर सामने कौन है? सामने लड़ाई होना तय। ओके, दोनों जब आमने सामने आ गए हैं मैदान में, दोनों की ताकतों का थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए अपने को, है ना। बाबर के पास क्या ताकत है? बाबर के पास है तोप। क्या है? तोप। तोप को चलाने वाले को क्या कहते हैं? टबर। तो तोपची, क्या कहते हैं? तोपची। और बाबर के दो तोपची याद रखने हैं, मुस्तफा खान, उस्ताद अली। उस्ताद अली दो तोपची थे, याद रखें। बाबर की दूसरी ताकत, तुलगनुमा युद्ध पद्धति, तीन ओर से घेर कर मारना। जी हां, तुलगनुमा त्रिशूल व्यू, जिसको सुना होगा आपने बाहुबली में, वही है ना। रिजर्व सेना रखना, रिजर्व सेना रखना, याद रखें। तुलगनुमा युद्ध पद्धति। ओके, बाबर इन तो ताकतों के साथ इंडिया में पधारा है भैया, ठीक है।
सांगा के पास क्या है? मैं कह रहा हूं सांगा अब लोगों को इकट्ठा कर रहा है। सांगा के झंडे के नीचे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सांगा ने एक युद्ध के निमंत्रण दिया, है ना। तो एक चीज ध्यान रखनी है, पाती पर्वन क्या कहते हैं? युद्ध का निमंत्रण। जैसे शादी का होता है ना, वैसे सबको बंटवाया इसने, आओ लड़ने के लिए, और सभी आए भी। तो जब सभी आए तो ध्यान रखना सांगा के ऊपर ये हो गया। अब सांगा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक बन गया। ठीक है बच्चों, तो सांगा जब एकता का प्रतीक बन गया, कौन कौन सांगा के पक्ष में आ रहा है? कुछ नाम आपको याद भी होने चाहिए। जैसे मैं कुछ नाम लिख देता हूं। एक आदमी है पृथ्वीराज कछवाहा। तो कछवा कहां होते हैं? जयपुर, जयपुर से आए साहब, आमेर से, अपन आमेर कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। मारवाड़ के इस समय राजा है गंगा राठौड़। गंगा राठौड़ खुद बुढ़े से हो गए, अपने बेटे को भेजा, नाम है मालदेव। 4000 सैनिकों के साथ भी आया है ये मालदेव राठौड़। हम कहेंगे जोधपुर, जोधपुर का राजा साथ है, इसका मतलब। बीकानेर के राजा है राव जेत सिंह, इन्होंने अपने बेटे को भेजा कल्याणमल। थोड़ा ध्यान रखना, जोधपुर और बीकानेर से राजकुमार आए थे भैया, राजा नहीं आए थे, कल को क्वेश्चन आ जाए। बीकानेर मैन आदमी थोड़े याद भी होने चाहिए आपके पास। ठीक है, एक आदमी है झाला अज्जा, झाला अज्जा, काठियावाड़। ठीक है भाई, चलिए। वीरमदेव, वीरमदेव राठौड़, ये राजा हैं मेड़ता नागौर। वीरमदेव भी आए हैं। आप बोलोगे सर चुड़ावतों को हरावल का अधिकार है, सलूम्बर से कौन आया? रतन सिंह, रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत। हरावल यही संभालेंगे ना? चुंडावत, सलूम्बर। क्लियर? और मैं कुछ बोल दूं मुंह से जो सुनने योग्य, ध्यान रखना। दूधा, हाड़ोती, बारमल, इधर। आप बोले सर रायमल को बना के गए थे ना, रायमल की थोड़े दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। बारमल खुद ही आता है सांगा जी के पास कि मैं थारो कीन की तो लागतो ही होगो, सरसो को लागू मन बना दो। तो सांगा भी बाद में मान जाता है ठीक है तो बन जा जागे। बारमल आता है सहायता करने के लिए, युद्ध में आता है इस समय। ठीक है, डूंगरपुर उदय सिंह रावत, उदय सिंह डूंगरपुर से आते हैं इस समय। एक नाम और लिखा दूं मैं, राजस्थान से बाहर से भी आते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सलहदी तंवर, भोपाल, रायसिन नाम की जगह है, भोपाल को कहते हैं रायसिन, भोपाल। खानजादा नागौर, खानजादा कहां से आते हैं? नागौर। उत्तर प्रदेश से आते हैं मानिकचंद, चंद्रभान उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहने का मतलब है सांगा के पास बहुत सारे लोग आते हैं, एक बहुत बड़ा कारवा इकट्ठा हो जाता है, सेना की बहुत बड़े हिस्सा इकट्ठा हो जाता है। चलिए, अब युद्ध की घड़ी नजदीक आ गई। पहली रात सभी अपनी अपनी सेना को मोटिवेशन कर रहे हैं, सारे के सारे। सांगा ने भी अपनी सेना को मोटिवेट किया, कल लड़ेंगे रे अपन सारे, ध्यान रखना सारे। ठीक है ठीक है ठीक है, तोप ताप लेके आया, बताया अपने, सुने अपने, ध्यान रखना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर बाबर भी अपनी सेना के पास गया, बाबर सेना को जाके बता रहा है कि कल लड़ना है अपने को, वो करना है वो करना है। लेकिन सेना ने तुरंत मना कर दिया कि हम तो नहीं लड़ेंगे कल। दूसरी चीज, बयाना से जो भाग के गए थे ना, उन्होंने थोड़ा खौफ पैदा कर दिया था कि भाई साहब बहुत खतरनाक लोग हैं, मारते ज्यादा है घसीटते कम है, घसीटते ज्यादा है मारते कम है, क्या किया जाए, बहुत खतरनाक है। तो सेना ने मना कर दिया। बाबा ने बोला क्यों भाई? कि एक तो हमें कोई सांगा के बारे में सुन रखा है कि दिल का ढाकी आदमी है, एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी लड़ने आ गया, और राजपूतों का शौर्य कौशल हमने सुन रखा है। ये बातचीत हुई इनकी आपस में सारी की सारी। बाबा ने सोचा मामला गड़बड़ हो गया यार, अब सेना को कैसे मनाऊं? अब जब राजा का कूटनीति का या राजनीति का हथियार फैल हो जाता है ना उस जमाने में, अब राजा कौन है? नेता। अब नेता का अगर सोचो राजनीति का हथियार फैल हो गया, उसकी सच्चाई पता चल गई सबको,
तो नेता दूसरा तैयार क्या करता है, दंगे करा दो, लड़ाई। और दंगे में किसको लेके आएगा, धर्म लेके आएगा, है ना। बाबर भी धर्म लेके आया बीच में, क्या बोल रहा है, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे लिए, मैं मेरे लिए लड़ रहा हूं। सेना ने बोला और क्या तेरे लिए लड़ रहा है तू, कि नहीं, मेरे रात को सपने में अल्लाह आए थे, अल्लाह ने कहा था कि उस ये अल्लाह का झंडा इधर से उधर तक फैलाएगा तो ये जन्नत मिलेगी, बेहतर पूरे शहद से स्नान करेगी तुम्हारा, जन्नत में स्वागत होगा तुम्हारा, वहां पे वो ऐसा होगा, कल तुम कोई नहीं लड़ोगे तो मैं अकेला लड़ूंगा और जन्नत आफरीन होऊंगा और गाजी कहलाऊंगा मैं और धर्म के लिए मर जाऊंगा मैं सारा का सारा। जब धर्म का इतना रोना किया तो भाई साहब थोड़े सैनिक तैयार हो गए, 50-60% सैनिक तैयार हो गए, कहो अल्लाहू अकबर नारे लग गए। अब फिर भी थोड़े बहुत सैनिक बचे हुए थे, अच्छा इतने धर्म की बात कर रहा है यार, धर्म तो ये कहता है इस्लाम तो शराब नहीं पीनी चाहिए, तो यार पूरे दिन 24 घंटे शराब पीता है यार, अभी भी तू बोल रहा है नशे में बोल रहा है, 3-4 पैग लेके आए अंदर तभी बोल रहा है, तू तेरे की बातें आती गाय, हम देखते हैं ना। बाबर बोला बात तो सही है यार, तुम शराब तो पीता हूं मैं। बाबर ने उसी समय प्रतिज्ञा की, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। क्यों सुनाएगा, किस युद्ध से पूर्व बाबर ने नंबर 1 जिहाद का नारा लगाया था, धर्म, जिहाद माने धर्म का नारा, धर्म युद्ध का नारा। किस युद्ध से पूर्व बाबर ने शराब छोड़ दी थी, दोनों का युद्ध खानवा। तीसरी बात, इस तरह से 20-30% और मान गए, बाकी अब समझदार पढ़े लिखे आदमी बचे तुम्हारी तरह, तुम पढ़े लिखे आदमी हो सारे के सारे, है ना। अच्छा तू तो इतना पालन करता है, चल ठीक है। इस्लाम कहता है कि एक इस्लाम मुस्लिम दूसरे मुस्लिम पर टैक्स नहीं लगा सकता, तू हमसे टैक्स लेता है, तमगा कर, कौन सा कर, चुंगी कर होता है, कोई तमगा कर वो लेता है। बाबर ने बोला वो भी हटा देता हूं, तो बाबर ने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की, तमगा कर हटा दिया और इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। 3 चीजें याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, याद रखनी है। क्या, नंबर 1 इसको जिहाद घोषित किया खानवा को, नंबर 2 तमगा कर हटा दिया सैनिकों से, ठीक है, ओके, और नंबर 3 इसने क्या किया, शराब नहीं पीऊंगा, शराब नहीं की प्रतिज्ञा की। ये 3 चीजें खानवा से पहले बाबर ने की थी, थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, ओके। चलिए भैया, अब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ तो बालकों तोपें थी साहब इधर, अब तोपों का तो तोप ही है, राजपूतों को तो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार ही भारत में आई है। कहते हैं कि बारूद का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग बाजौर और बहरा जो पहला आक्रमण कराया था मैंने आपको, और तोपों का भारत में पहला प्रयोग पानीपत का युद्ध है। तो गोले आ रहे थे, गोले लाल लाल एकदम आग के बड़े बड़े गोले, राजपूतों को समझ में नहीं आ रहा, राजपूतों को ये लगा कि प्रसाद प्रसूद बोल के नहीं है घर पे, भोमिया जी नाराज हो गए आज तो, है ना, माँ बावानी नाराज हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद समझ में आया कि ये आग के गोले हैं, तोप है, ऐसे छुटते हैं, थोड़ा साइड में लेके लड़ना पड़ेगा। लड़ाई स्टार्ट हुई, तोपों ने काफी नुकसान पहुंचा दिया भाई साहब। जब तोपों ने काफी नुकसान पहुंचाया, सांगा को दुख हुआ गया मेरे सैनिक मर गए, तो सांगा खुद लड़ाई के लिए तैयार हुआ, हाथी के ऊपर बैठा तो था। महावत ने समझाया, वो चलाने वाले ने, कि भाई साहब आप डट जाओ यार, यहीं से बैठ के आप थोड़ा ऑर्डर दे दो, आप मत करो, लेकिन सांगा नहीं माना, है ना, अंदर बुझाए। अब सोचो, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, आंख नहीं है, लड़ने की आतुरता देखो। मैं सांगात से इंस्पायर इसलिए हूं दोस्तों, उसके उस जुनून का फैन हूं मैं, है ना। हम लोग एक छींक आते ही पढ़ना छोड़ देते हैं, है ना, थोड़ी सी तकलीफ में पढ़ाई खत्म कर देते हैं। बंदा मतलब कमी, हम कमी की बात करते हैं हमारे जीवन के अंदर, उसके अंदर कमी की मतलब क्या इसमें है, क्या उस शरीर के अंदर। कर्नल टॉड कहता है सैनिकों का बगनावे है, मतलब एक जला हुआ बॉडी जल जाती है ना आग के अंदर, कोई जला हुआ मान ले, कोई बॉडी जली नहीं, है ना, टुकड़ा रह गया, है ना, छोटा सा, कर्नल टॉड इसके बराबर तुलना करता है। कुछ नहीं है शरीर में, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पता नहीं क्या टूटा फूटा है, और बस जला हुआ टुकड़ा है। सैनिकों का भगनावेश है, पर उस बंदे का जुनून देखिए, मैं लड़ूंगा, अपन हारेगा नहीं, अपन हारेगा नहीं, यही एक खास बात है, उससे सीखने को मिलती है। सांगा खुद युद्ध करने लगा दोस्तों, खुद करने लगा। तो एक बाबर को ये पता था कि यार ये राजपूतों में एक नियम होता है कि इनके राजा को कुछ तीर तार लग जाए या मार देना, सेना खाना भाग जाती है, ठीक है। तो सांगा ने सारे को कहा कि प्रहार इधर ही करो, वो बैठा, वो चालू हो रहा है, ठीक है ना। सारे प्रहार किए, एक तीर कहते हैं कि सांगा के आके लगा, सांगा वही ओधा होता है, हाथी के ऊपर लगा हुआ होता है, उसमें गिर गया, उसमें गिर गया। तो बाबर ने सोचा मर गया, या बाकी सैनिकों ने सोचा मर गया, लेकिन मरा तो नहीं, वो घायल ही था, ओधे में गिर गया था सिर्फ। अब जब राजा घायल हो जाता है ना, तो एक नियम होता है, ठीक है ना। और सादड़ी के आते हैं जवान, सादड़ी के होते हैं, है ना, झाला अज्जा, झाला अज्जा जो मैंने लिखा है आपको, झाला अज्जा, ये
झालाजा, झालाजा सांगा का मुकुट, राज चिन्ह पहन के हाथी पे बैठता है, युद्ध कौशल का परिचय देता है, लड़ाई लड़ता है, वीर गति को प्राप्त होता है ना। क्योंकि हालांकि उससे पहले वो सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाल देते हैं झालाजा, और साथ देता है दूसरा आदमी मालदेव, दोनों मिलकर इसके युद्ध भूमि से बाहर निकाल देते हैं सांगा को, और युद्ध एक तरह से वहीं समाप्त हो जाता है। विधिवत रूप से बाबर जीत जाता है। बाबर युद्ध जीतने के बाद राजपूतों के कटे हुए सिरों की मीनार बनाई और एक उपाधि धारण करता है, गाजी। काय की उपाधि धारण करता है? गाजी। इसका अर्थ होता है विजेता या योद्धा, धर्म का योद्धा, इस नाम से। चलिए, लड़ाई हार गए अपन। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जब लड़ाई हार गए सारे के सारे, तो अब आपको चीजें याद रखनी है थोड़ी सी। एक जगह है बसवा, एक जगह है इरीच, एक जगह है कालपी मध्य प्रदेश में, एक जगह है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। तो बच्चों, 4 जगह याद रखनी। कहानी को आगे बढ़ाता जाऊंगा तो चारों जगह भी क्लियर हो जाएगी। सांगा घायल हो गया बच्चों। घायल सांगा को बाहर किसने निकाला? झाला अज्जा और मालदेव ने बाहर निकाला था। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी गई है। झाला अज्जा और बाहर निकाल के ले जाते हैं, और हम कहते हैं कि उनका उपचार होता है। घायल सांगा का उपचार होता है। घायल सांगा का उपचार होता है। उपचार होता है, ठीक होता है। यहां पे कहां पे होता है? बसवा। बसवा कहां है? दौसा। ओके, घायल सांगा का क्या होता है? उपचार होता है। और हम ये भी कहते हैं साथ में, इसी जगह के बारे में कहते हैं साथ में, कि सांगा का चबूतरा भी यहां बना हुआ है। सांगा का चबूतरा दौसा में ही है। ये बात भी अपन बोलते हैं। चलिए, सांगा यहां ठीक हो गया, इलाज तो हुआ ना, इलाज होते ठीक हो गया। इलाज ठीक होते ही उठा, उठते ही पूछा बाबर कहां है? क्यों साहब, बाबर हम हार गए। बाबर तो इस समय 1528 आ गया है ना। 1528 में बाबर चंदेरी की लड़ाई लड़ने जा रहा है। चंदेरी किसको दी हुई है? मेदिनी राय को दी हुई है, और मेदिनी राय से लड़ने जा रहा है। सांगा ने कहा चलो अपन मेदिनी राय की हेल्प करेंगे। सबने कहा साहब चेहरा देख लो एक बार, अपना आईने में देख लो अपने आप को, अपनी हालत देख लो। नहीं माना बाबर। सांगा ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मैं बाबर से हरा नहीं दूंगा तो साफा नहीं बंधूंगा। और यहां से सैनिकों को वापस घसीटता चलो 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 चंदेरी चलते हैं, चंदेरी चलते हैं। अब सैनिकों को लगा ये फिर मरवाएगा बाबर, फिर मेवाड़ को गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सैनिकों ने शराब में जहर दे दिया। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा। ईच नाम की जगह है, यूपी में है ये जगह, ठीक है ना। सांगा के सैनिकों ने शराब में जहर दिया। आप बोलोगे सैनिक, खुद के सैनिकों ने? हाँ जी। महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवाद का, अत्यधिक साम्राज्यवादिता जो होती है, उनका अंत कई बार ऐसा भी होता है। इतिहास में एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण है। सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी कौन? सिकंदर, है ना। सिकंदर की मौत के बारे में आज भी पता नहीं है, कमरे में सिर्फ मिला था मृत अवस्था में, कैसे मरा था, ठीक है। एक उदाहरण और देता हूं, कनिष्क, महान साम्राज्यवादी, उसको उसी के सैनिकों ने बोरे में पैक करके जूतों से मार मार के मार दिया था, ठीक है ना, हाथों से पैरों से, है ना। और यहाँ पे सांगा अत्यधिक महत्वाकांक्षा, उसके खुद के सैनिकों ने शराब में जहर देके मार दिया था। कई बार अत्यधिक महत्वाकांक्षा होती है ना बच्चों, वो हानिकारक होती है, खुद के सगों पे या अपनों पे ही भारी पड़ जाती है। और सांगा को यार दोबारा से जहर दे दिया गया, और बच्चों जब दोबारा जहर दिया तो तबीयत दोबारा खराब हुई। और फिलहाल हम देखेंगे एमपी में एक जगह है कालपी, है ना, और कहते हैं कि सांगा की मृत्यु हो गई। यहाँ पे सांगा का देहांत हो गया। महान स्वतंत्रता का पुजारी, महान एकता का प्रतीक, वो शव, वो डेड बॉडी, वो शरीर शांत हो गया। अब जो पहले ही शांत ही था, एक तरह से, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं था, एक इतिहास कहता है, और पता नहीं क्या क्या नहीं था, ठीक है ना, मरा हुआ ही समान ही था, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था। उस बंदे का देहांत हो गया, सांगा का। ओके, फाइनली देहांत होने के बाद अपन क्या करते हैं? जलाते हैं, इसको कहते हैं, है ना। जलाने के बाद इन राज परिवार में एक नियम होता है, गुंबद नुमा कुछ बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? छतरी, है ना। छतरी, छतरी कहां है? मांडलगढ़। थोड़ा खंबे बताते हैं इसके, हाँ या ना। छतरी कहां है? मांडलगढ़। इस तरह से सांगा की जरिए 4 जगह याद रखनी है। बसवा, घायल उपचार हुआ,
चबूतरा है। इरीच जहर दिया गया, कालपी एमपी में मृत्यु हो जाती है, और मांडलगढ़ में इसकी क्या है, छतरी है। सांगा जीत गया। तो मैं थोड़ी सी बातें यहां पे ही बता देता हूं, जगह पड़ी है ना, तो कि युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, याद रखना, बाबर की उपाधि गाजी, याद रखना एक बात। और दूसरी बात मैं यहां बताना चाहूंगा, सांगा ने करमचंद को रावत की उपाधि दी थी, रावत की उपाधि दी थी, कई बार आ जाता है। करमचंद को की उपाधि दी थी, रावत की उपाधि दी थी। उसको पूरा अजमेर साइड का पूरा, पूर्व की साइड का पूरा हिस्सा ही दे दिया था, सामंत ही बना के छोड़ दिया था। चलो बच्चों, अब सवाल यह उठता है कि युद्ध में हम हार गए, है ना, खानवा में हार के कारण, पराजय के कारण, है ना। कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन उठा के देता है वो एग्जामिनर, थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये भी थोड़ा नॉर्मल पता होना चाहिए। क्या क्या कारण हो सकता है? बाबर की तोप, हमने पहली बार देखी थी भाई साहब, तो तोप से ओबियसली तलवार तोपों को सामना नहीं कर सकती भैया, है ना, तो गड़बड़ था, ये एक हार का कारण है। दूसरी, तुलगनुमा युद्ध पद्धति, देखो तुलगनुमा युद्ध पद्धति कुछ ऐसी सी है, आपने कोई फुटबॉल मैच देखा है, 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, दोनों तरफ कोई गोल नहीं हुआ, तो कोच क्या करता है, दो खिलाड़ियों को बाहर बुलाता है, 2 नए फ्रेश खिलाड़ी को अंदर डालता है। इतनी देर से दौड़ दौड़ के सभी थके हुए, 2 फ्रेश खिलाड़ी जिस टीम में जाएंगे उस टीम में थोड़ी सी गति देंगे और शायद गोल वोल हो जाए। वही टीम थी, नई सेना आती है, बाद में आती है, फ्रेश सेना होती है, फायदा देती है, और वही चीज इनको फायदा दे गई। तीसरी बात, तालमेल का अभाव, राजपूतों में तालमेल का अभाव, पूरी बात लिखिए, राजपूतों में तालमेल का अभाव। देखो भैया, निर्देशों में एकता होनी चाहिए, ऑर्डर एक ही जगह से आने चाहिए, तब तो मजा है, ठीक है ना। अब यहां पे जगह जगह से आ तो गए ये सारे के सारे सेना ले लेके, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं, सबके सिस्टम अलग अलग हैं, तो कई चीजें लड़ने की परंपरागत पद्धतियां हैं, कुछ और पद्धतियां हैं, इन वजह से अच्छा इनका जो क्या बोलते हैं अपन, स्वामी भक्ति भी थोड़ी अलग है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वीराज कछवाहा आया युद्ध भूमि में, 5000 सैनिक लेके आया, वो मर गया तो उसके 5000 सैनिक अलग हो जाएंगे तुरंत, है ना। उनकी जो कमिटमेंट है अपने राजा के प्रति है, सांगा के प्रति नहीं है। तो वो जब ऐसा हो जाता है चीजें, तो वो पूरी तरीके से वो लड़ाई नहीं हो पाती जितनी अच्छी तरीके से या प्रॉपर तरीके से उसको करनी चाहिए थी। तो राजपूतों में मतलब थाने में थानेदार एक ही होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। भारी हथियार, है ना, अपने यहां एक स्टेटस सिंबल है, तेरी तलवार कितनी है, तो मेरी 17 किलो की तेरी, मेरी 24 किलो की तेरी, मेरी 33 किलो की तेरी, मेरी 48 किलो की तेरी, मेरी 70 किलो की तेरी, 120 किलो की, मतलब जितनी ज्यादा भारी उतना ही बड़ा आदमी। अब भारी हथियार है, भारी तलवारें, उठाएगा मारेगा, इतने में से 15-15 20-20 किलो की, सॉरी 1-1 किलो की, 1.5 किलो की तलवारें आती थी, गला काट के चली जाती थी, ठीक है ना। और फिर इनकी तरीके और तुलगनुमा पद्धति से बीच में आ रही है, ये तो ऐसे लड़ रहे हैं, तुलगनुमा पद्धति तीसरा वार आ रहा है, उससे भी लड़ रहे हैं, नुकसान हुआ, भारी हथियार थे इनके। हाथियों का प्रयोग, राजपूत स्टेटस सिंबल ज्यादा होते थे, ऊंचाई पे बैठू ज्यादा, हाथी था, हाथी 2 नुकसान, एक तो स्लो चलता है, दूसरा कभी कभी पागल होकर खुद की सेना को ही रौंद देता है, ठीक है। दूसरा इधर घोड़े का मुकाबला, घोड़ा गति के लिए, उधर घोड़े थे बाबर के पास ज्यादा, तो घोड़ा अरबी घोड़े थे, उनकी गति का मुकाबला नहीं कर पाया। हाथियों का प्रयोग भी एक हार का कारण है। फाइनली कहते हैं एक आदमी है सलदी तंवर, उसने गद्दारी भी की है, सलदी तंवर का विश्वासघात, एक ये कारण भी है। राइसकिन भोपाल वाला, उसने लास्ट में पानों बदल दिया, मतलब बाबर के पक्ष में चला गया, तो ये भी है एक कारण। और लिख लीजिए, चलो, फिंस्टन नाम का कोई एक आदमी है, वो कहता है कि बाबर को बयाना के बाद तैयारी के लिए समय देना, इतना समय नहीं देना चाहिए, ये भी एक हार का कारण है।
फिर उसे 1 महीने का टाइम दे दिया, क्योंकि वो फरवरी में लड़ा गया था और ये मार्च में लड़ा जा रहा है, इतना टाइम लेके 2-5 दिन के अंदर आक्रमण कर देता ना तो वहां जीत जाता तुरंत उसी समय। लेकिन ये भी एक हार का कारण है। हालांकि इतिहास तो किंतु परंतु कुछ नहीं मानता, थोड़े कारण ध्यान में रहने चाहिए, इन वजह से हम हार गए। दोस्तों ये कारण थे, युद्ध से पहले के कारण है। युद्ध के बाद क्या रिजल्ट निकला? क्या युद्ध के बाद बाबर राजपूताने पे अधिकार कर पाया? नहीं कर पाया, ठीक है ना। क्या नंबर 1 क्या निकला? मुगल सत्ता की स्थापना हो गई देश में, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, बाबर राजपूताने पे अधिकार कर पाया? नहीं कर पाया। मुगलों को यह सोचने पे विवश कर दिया गया कि राजपूतों से युद्ध से संभव नहीं है हर बार निपटा जाए, उनसे सुलह करनी पड़ेगी। इसलिए हम आगे देखेंगे हुमायूं अकबर के काल में, शाह जहांगीर के काल में यहां पे संधियां हो जाएगी, कुछ और मतलब सहयोग की नीति की अपनाएंगे मुगल बाद में। इस युद्ध का ही परिणाम है। तीसरा सबसे बड़ा, हिंदू राज्य की स्थापना का स्वप्न कंप्लीट अधूरा रह गया, अब कोई नहीं कर पाएगा। चौथा कारण, सांगा अंतिम शासक है जिसने दिल्ली को चुनौती दी है, अब दिल्ली को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। हाँ बहादुर आएंगे, प्रताप आएगा, सब कुछ आएगा, वो सब के सब अपनी प्रादेशिक स्वतंत्रता, अपनी रीजनल फ्रीडम के लिए लड़ेंगे, अपने खुद के राज्य के लिए लड़ेंगे। उनको दिल्ली नहीं चाहिए थी, दिल्ली इसको चाहिए थी, सांगा को, ठीक है ना। आगे ये परिणाम निकलेंगे। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण परिणाम, राजपूतों ने खुद की गलतियों से सीखा और परिवर्तन किया उसके अंदर। हम देखेंगे प्रताप हाथी पे नहीं लड़ेगा, प्रताप चेतक पे लड़ेगा। राजपूतों ने सीखा हल्के हथियार, घोड़ों का प्रयोग और गढ़ों के अंदर रहना नहीं, अब गढ़ से बाहर आ गए लड़ना, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग, ये सारे नई तकनीकें राजपूतों में विकसित हुई और राजपूत लड़ना उसके लिए स्टार्ट हुए। दोस्तों आज था ये सांगा, हम पढ़ेंगे अगले किसी एक और वॉरियर के साथ, अगले किसी एक और राजा के साथ जो लड़ेगा आपकी इस मातृभूमि के लिए, आपकी इस जगह के लिए। सांगा कण कण में शौर्य पैदा करता है, बहादुरी, शौर्य और साहस का कोई अगर चेहरा है तो वो सांगा है। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, आज मैं मेवाड़ की धरती पे खड़ा होकर बोल रहा हूं ये बात है। मैं इस धरती पे खड़ा हूं, मैं कहीं न कहीं कब्र पे खड़ा हूं, मैं कहीं न कहीं हड्डियों के किसी ढांचे पे खड़ा हूं। क्यों? हमें जलाने वाले नहीं बचे थे कोई, लड़कियां लेडीजे थी, उनको पता ही नहीं था हम कहां पड़े, हड्डियां रेत में बिखर के चली गई, रेत में घुल गई, रेत में ही दब गई, कोई बचा ही नहीं था। क्यों? और दुनिया जीना सिखाती है। हम राजस्थान वाले, हम मेवाड़ के वाले, हम मारवाड़ वाले, हम मरना सिखाते हैं कि मरता कैसे है वो हमसे सीख के आके। इसी के साथ अब अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।